पढ़ाई में जिसका जज्बा है दुनिया में उसी का कब्जा है। डोंट फियर द आंसर इज हियर। आप सभी का सुपर कंसेप्ट क्लासेस में स्वागत है। आज की इस वीडियो में आप लोगों को क्लास 12 हिंदी इलेक्टिव के गद्य खंड का कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। अगर आप लोग हर एक क्वेश्चंस को कर लेते हैं तो इससे बाहर आप लोगों का कुछ भी नहीं जाएगा। देखिए ऑब्जेक्टिव का ये वाला लेकर हमारा 3 वीडियो हो गया। एक में मैंने आप लोगों को काव्य खंड पढ़ाया था और ये जो हमारा वीडियो है इस वीडियो में मैं आप लोगों को गद्य खंड पढ़ा रहा हूं। ये हमारा अंतरा का है। अंतरा का हमारा 2 वीडियो, एक हमारा काव्य खंड का, एक हमारा गद्य खंड का। और मैंने आप लोगों को अंतराल भी करा दिया है। अंतराल भी मैंने आप लोगों को एक ही वीडियो में करा दिया है। तो बस आप लोग क्या करिए, अंतराल वाला एक वीडियो देख लीजिए, काव्य खंड वाला एक वीडियो देख लीजिए, गद्य खंड वाला एक वीडियो देख लीजिए और अभिव्यक्ति और माध्यम का ऑब्जेक्टिव का मैं आप लोगों को बहुत ही जल्द और एक वीडियो देने वाला हूं। बस आप लोग इतना देख लीजिए, ऑब्जेक्टिव में आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। और सब्जेक्टिव का बात रहा तो अंतराल तो मैंने आप लोगों को कल करा दिया था और अभी आज मैंने आप लोगों को गद्य खंड भी दे दिया है। केवल बचा है काव्य खंड। काव्य खंड का भी वीडियो आप लोगों को बहुत ही जल्द मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फटाफट हम लोग करेंगे, थोड़ा स्पीड करेंगे क्योंकि समय हमारे पास बहुत ही कम है और पढ़ना हमें बहुत ही ज्यादा है। तो क्वेश्चंस को ज्यादा हम लोग यहाँ पे डिटेल में नहीं देखेंगे, क्वेश्चंस देखेंगे, आंसर देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। हमारे पास जो पहला चैप्टर इसका नाम है प्रेमघन की छाया स्मृति और इसके लेखक का नाम है रामचंद्र शुक्ल। क्या नाम है? रामचंद्र शुक्ल। तो पहला क्वेश्चन, रामचंद्र शुक्ल का जन्म कब हुआ? तो बोलेंगे सन 1884 को। कब हुआ है? 1884 को। 1884 आप लोग यहाँ पर बोलेंगे। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल कृति का अक्षय स्रोत है तो हिंदी साहित्य के इतिहास का, हिंदी साहित्य के इतिहास का हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? तो बस्ती जिला, उत्तर प्रदेश के बस्ती जिला में हुआ है। रामचंद्र शुक्ल विधिवत शिक्षा कहां तक प्राप्त कर पाए थे? तो इंटरमीडिएट। ये विधिवत जो है इंटरमीडिएट तक पढ़ाई किए थे। रामचंद्र शुक्ल का कर्मस्थली कहां रही? तो वाराणसी। वाराणसी इसका सही हो जाएगा। हिंदी निबंध साहित्य में रामचंद्र शुक्ल के नाम पर किस युग का नामकरण हुआ? तो शुक्ल युग का, शुक्ल युग। रामचंद्र शुक्ल ने गद्य में किस शैली का प्रयोग किया है? तो विवेचनात्मक शैली हो जाएगा। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निधन कब हुआ? तो सन 1941 को हुआ था, 1941 को। प्रेमघन की स्मृति निबंध किस शैली में लिखा गया है? तो यह है संस्मरणात्मक, संस्मरणात्मक शैली। रामचंद्र शुक्ल के पिता का तबादला जब हमीरपुर से मिर्जापुर हुआ तब शुक्ल की उम्र कितनी थी? तब ये 8 वर्ष के थे। कितने वर्ष के थे? 8 वर्ष के थे। 8 वर्ष हो जाएगा इसका आंसर। हिंदी के प्रसिद्ध कवि जो मिर्जापुर में ही रहते थे उनका क्या नाम था? तो उनका नाम था बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। क्या नाम था? बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन। शुक्ल जी को घर पर साहित्यिक वातावरण किसके कारण मिला? तो अपने पिताजी के कारण मिला। किनके कारण मिला था? अपने पिताजी के कारण मिला था। प्रेमघन की छाया स्मृति किस शैली की रचना है? तो ये हो जाएगा संस्मरणात्मक निबंध। क्या हो जाएगा? संस्मरणात्मक निबंध हो जाएगा। बस्ती के उर्दू भाषी लोगों ने लेखक की मंडली का क्या नाम रखा था? तो इनके मंडली का नाम था निस्संदेह मंडली, निस्संदेह मंडली। आचार्य शुक्ल के सहपाठी निम्नांकित में से कौन थे? कौन थे? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र। कौन थे? भारतेंदु हरिश्चंद्र हो जाएगा। ठीक है, भारतेंदु हरिश्चंद्र इसका हमारा आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, निम्नांकित में से किस प्रेस की पुस्तकें लेखक के घर आती थी? तो ये हो जाएगा आपका भारत जीवन। क्या हो जाएगा? भारत जीवन इसका सही उत्तर हो जाएगा। लेखक की आयु बढ़ने के साथ साथ उनकी रुचि किसके प्रति बढ़ने लगी? तो हिंदी साहित्य के प्रति इनका जो रुचि है बढ़ने लगा था। लेखक को कितने साल की उम्र से ही हिंदी की मित्र मंडली मिलने लगी थी? तो ये हो जाएगा 16 साल। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 16 साल हो जाएगा। लेखक चौधरी साहब के घर किस रूप में जाता था? तो लेखक हो जाएगा, लेखक के रूप में जाते थे। लेखक इसका सही उत्तर हो जाएगा। निम्नांकित में से कौन सी पुस्तक लेखक के पिताजी रात के समय रोचक ढंग से पढ़ते थे? तो रामचरितमानस पढ़ते थे और रामचंद्रिका पढ़ते थे। रामचरितमानस और रामचंद्रिका। निम्नांकित में से कौन लेखक की मित्र मंडली का सदस्य नहीं है? तो बद्रीनाथ चौधरी सदस्य नहीं है।
काशी प्रसाद जायसवाल सदस्य थे, बद्रीनाथ गौड़ भी थे, भगवान दास हालना भी थे, लेकिन यहाँ पर बद्रीनाथ चौधरी नहीं थे। मिर्जापुर में रहने वाले पुराने परिपाटी के प्रतिभावान कवि कौन थे? कौन थे? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा वामनाचारी गिरी। वामनाचारी गिरी इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, मिर्जापुर आने से पहले ही लेखक के मन में किसके प्रति विशेष स्नेह भावना थी? तो भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रति। भारतेंदु हरिश्चंद्र यहां पर इसका आंसर हो जाएगा। लेखक की मंडली में प्रायः किस पर चर्चा हुआ करती थी? तो हिंदी के नए पुराने लेखकों पर चर्चा हुआ करता था। कॉलेज में पढ़ते समय लेखक के पिताजी के साथ पढ़ने वाले छात्र का क्या नाम था? तो उनका नाम था बाबू रामकृष्ण वर्मा। बाबू रामकृष्ण वर्मा हो जाएगा। खंभा टेकी खड़ी जैसे नारी मुगलाने की पंक्ति किसके लिए कही गई है? तो ये जो पंक्ति है बद्री नारायण चौधरी के लिए कही गई है। क्वेश्चन 27 देखिए, हम लोग उन्हें एक पुरानी चीज समझा करते थे। प्रस्तुत कथन में पुरानी चीज से अभिप्राय है। पुरानी चीज यहाँ पर किसको बोला गया है? तो वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति को। वरिष्ठ एवं अनुभवी व्यक्ति यहाँ पर हो जाएगा। वे लोगों को बनाया करते थे। कथन से क्या आशय है? तो ये लोगों का क्या करते थे? मजाक उड़ाते थे। लोगों से हास परिहास करना। लोगों से हास परिहास करना इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, अगला क्वेश्चन, लेखक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस ग्रंथ को बड़े चित्ताकर्षक ढंग से पढ़ा करते थे? तो क्या हो जाएगा? रामचरितमानस और रामचंद्रिका, जो अभी मैंने आप लोगों को बताया। मोहल्ले के लोग लेखक एवं उनके मित्रों को किस नाम से पुकारते थे? तो निस्संदेह लोग। इन लोगों को क्या बोलते थे? निस्संदेह लोग बोलते थे। किस रचनाकार के नाटक रामचंद्र शुक्ल के पिताजी को प्रिय था? तो इसका आंसर हो जाएगा राधाचरण गोस्वामी। राधाचरण गोस्वामी हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी का तबादला हमीरपुर से कहां हो गया था? तो हमीरपुर से कहां हो गया था? तो लखनऊ हो गया था। हमीरपुर से लखनऊ हो गया था। मिर्जापुर में किसने हिंदी पुस्तकालय खोला था? किसने खोला था? तो पंडित केदारनाथ जी पाठक ने। किसने? पंडित केदारनाथ जी पाठक हो जाएगा। रामचंद्र शुक्ल के पिताजी किस भाषा के अच्छे ज्ञाता थे? तो फारसी भाषा के ये अच्छे ज्ञाता थे। अफ्रो एशियाई लेखक संघ के सम्मेलन में भाग लेने वाले भारतीय प्रतिनिधि मंडल में निम्न में से कौन नहीं थे? कौन नहीं थे? तो रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। रामचंद्र शुक्ल नहीं थे। प्रेमघन की छाया स्मृति किस विधा की रचना है? तो ये हमारा संस्मरणात्मक निबंध है। संस्मरणात्मक निबंध हो जाएगा। सत्य हरिश्चंद्र नाटक का मुख्य नायक कौन है? तो ये हो जाएगा राजा हरिश्चंद्र। क्या हो जाएगा? राजा हरिश्चंद्र। इसके बाद देखिए हमारे पास अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है सुमरिनी के मन के। इसके लेखक का नाम है पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। क्या हो जाएगा? पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, चलिए एक करके क्वेश्चंस देख लेते हैं। क्वेश्चंस क्या क्या है? सुमरिनी के मन के पाठ के लेखक कौन है? तो पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी। बालक बच गया पाठ में लेखक ने सुख की सांस कब ली? तो बालक का कृत्रिम स्वभाव देखकर, माने जब बालक ने जो अपना खुद का स्वभाव, जब अपने खुद से बोला कि क्या इनाम चाहिए, तो बालक बोलता है कि मुझे लड्डू चाहिए, तब यहाँ पर लेखक जो है सुख की सांस लेते हैं। पिता और अध्यापक निराश क्यों हो गए? इसका आंसर हो जाएगा बालक द्वारा अपेक्षित उत्तर न दिए जाने के कारण। ठीक है, क्योंकि ये जो लड्डू वाला था इसको कोई सिखा के नहीं भेजा था, बाद में सब उसको रटा दिया गया था। लेखक ने बालक के लड्डू की मांग को किसकी उपमा दी है? तो जीवित वृक्षों के पत्तों की मधुर आवाज। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। बालक बच गया पाठ में किस पर व्यंग किया गया है? तो वर्तमान समय की शिक्षा प्रणाली पर, रटंत विद्या पर, शिक्षकों और अभिभावकों की मानसिकता पर। तो इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। बच्चे से वृद्ध व्यक्ति द्वारा इनाम की वस्तु मांगे जाने पर पिताजी की क्या अपेक्षा थी? तो यह पुस्तक मांगेगा। मैंने उन लोग सोच रहे थे कि क्या करेगा, पुस्तक मांगेगा, लेकिन वो क्या मांग लेता है? लड्डू मांग लेता है। पाठशाला के वार्षिकोत्सव में वृद्ध महाशय ने बच्चे से क्यों कहा? ठीक है, तो इच्छा अनुसार इनाम मांगने को कहा। मैंने क्या कहा? तो आप बोलोगे इच्छा अनुसार इनाम मांगने को कहा था। क्या कहा था? तो बोला था कि जो भी तुमको इच्छा है तुम अपनी इच्छा से इनाम मांग लो। तो बच्चा क्या करता है? लड्डू मांगता है। प्रधानाध्यापक के एकमात्र पुत्र की आयु थी कितना? तो 8 वर्ष हो जाएगा। 8 वर्ष हो जाएगा इसका एज। कोल्हू क्या होता है? कोल्हू क्या होता है? तो तेल निकालने का एक देसी यंत्र होता है जिसको कोल्हू बोलते हैं। इसके बाद देखो हमारे पास अगला चैप्टर स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है सनवदिया।
और इसके लेखक का नाम है फणीश्वरनाथ रेणु। क्या? फणीश्वरनाथ रेणु। आगे देखो, अब पहला क्वेश्चन, संवदिया पाठ के लेखक कौन है? तो फणीश्वरनाथ रेणु हो जाएगा। संवदिया कौन सी विधा है? तो ये हमारा एक कहानी है, ये कहानी है। गांव वालों के मन में संवदिया के प्रति क्या अवधारणा थी? तो गांव वाले लोग बोलते थे कि ये निठल्ला है, कामचोर है और पेटू आदमी है। बड़ी बहुरिया की मां ने अपनी बेटी के लिए क्या उपहार भेजा? तो बासमती धान का चूड़ा भेजा था। ठीक है। हरगोविंद की वापसी का इंतजार कौन कर रही थी? तो बड़ी बहुरिया कर रही थी। हरगोविंद कौन है? तो हरगोविंद संवदिया का नाम है, संवदिया। डाक व्यवस्था होने पर भी हरगोविंद को बुलाने का क्या कारण था? तो कोई गुप्त संदेश जब भेजना होता है तो यहां पर हरगोविंद जो कि संवदिया है इसको बुलाया जाता है। हरगोविंद ने वातावरण को सुनकर क्या अंदाजा लगाया? तो जो संवदिया होते हैं, जो हरगोविंद भगत जो कि संवदिया थे, ये वातावरण को ही सुनकर पता लगा लेते थे कि समाचार किस प्रकार का हो सकता है। तो उसको पता चल गया था कि कौन सा समाचार है? तो गुप्त समाचार। ये कैसा समाचार है? तो ये गुप्त समाचार है। बड़ी हवेली से हरगोविंद को किसने बुलाया था? तो बड़ी हवेली से हरगोविंद को बुलाया था बड़ी बहुरिया ने। किसने बुलाया था? बड़ी बहुरिया ने बुलाया था। गांव वालों की किस संबंध में गलत धारणा है? तो संवदिया को लेकर इन लोगों के मन में बहुत ही गलत धारणा है। हरगोविंद को नींद क्यों नहीं आ रही थी? तो मन के अंतद्वंद के कारण उनको नींद नहीं आ रहा था। गांव से वापस लौटते समय देवर देवरानियां अपने साथ क्या ले जाते थे? तो चावल चूड़ा ले जाते थे। बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं किस परिस्थिति का परिचायक है? जो बड़ी बहुरिया थी वह बथुआ साग खाती थी। देखो यहां पर ये चीज आप जान लो, बहुत से परीक्षा में क्वेश्चन आ सकता है कि बड़ी बहुरिया क्या खाती थी? तो आप बोलोगे सर बड़ी बहुरिया जो है वह बथुआ साग खाती थी। क्या खाती थी? बथुआ साग खाती थी। तो बड़ी बहुरिया बथुआ साग खाती थी। तो यहाँ पर बथुआ साग खाकर कब तक जीऊं, इससे क्या पता चलता है? तो इससे आर्थिक, ठीक है, आर्थिक विपन्नता का पता चलता है, मतलब गरीबी का पता चलता है। हरगोविंद ने क्या झूठ बोला था? तो वह संवदिया बनकर नहीं आया है, यह झूठ वह बोलता है। अगला चैप्टर हमारे पास जो है आप देख सकते हो, चैप्टर का नाम है गांधी, नेहरू और यासिर अराफत। इसके लेखक है भीष्म साहनी। क्या है? भीष्म साहनी इसके लेखक का नाम है। तो चलो हम लोग देख लेते हैं एक एक करके हर एक क्वेश्चन को। तो देखो हमारे पास जो सबसे पहला क्वेश्चन है कि गांधी, नेहरू और यासिर अराफत पाठ के लेखक कौन है? तो बोलेंगे भीष्म साहनी। गांधी जी और कुटिया में रहने वाले व्यक्ति के बीच बातचीत किस भाषा में होती थी? तो गुजराती भाषा में बातचीत होता था। गांधी जी का प्रतिदिन क्या नियम था? तो इनका जो नियम था, दिल के मरीजों की सेवा करना, प्रातःकाल सैर पर जाना, कुटिया में रहने वाले लोगों का देखभाल करना। ठीक है, तो इनमें से सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इनमें से सभी इसका आंसर हो जाएगा। व्यक्ति से मिलना, पादरी को गिरजाघर में किसके घुस आने का अंदेशा होता है? तो जानवर का। उनको लगता है कि वहां पे जानवर घुस गया है। बाजीगर के गिरजाघर में चुपके से घुसने का क्या कारण है? तो बाजीगर की गरीबी। क्या हो जाएगा? बाजीगर की गरीबी। कुटिया में रहने वाला व्यक्ति किस बीमारी से पीड़ित था? तो वह टीबी की बीमारी से पीड़ित था। बाजीगर अपने कर्तव्य किसे दिखाने लगता है? तो माता मरियम को दिखाने लगता है। अखबार किसके हाथ में था? तो अखबार जो था ना वह लेखक के हाथ में था। और पंडित जवाहरलाल नेहरू लेखक को बोलते हैं कि अगर आपने अखबार पढ़ लिया है तो क्या मैं भी थोड़ा सा देख लूं? तो अखबार किसके हाथ में था? तो लेखक के हाथ में था। लेखक बिन मांगे नेहरू जी को अखबार क्यों नहीं देना चाहता था? तो यहां पर इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, वार्तालाप करने की इच्छा से, मतलब वे उनसे बातचीत करना चाहते थे इसीलिए। टांगे लरजने का क्या आशय है? जिसका मतलब हो जाएगा डर से पैर कांपना। जब नेहरू जी लेखक से अखबार मांगते हैं तो उनका पैर कांपने लगता है। ठीक है, तो डर से पैर उनका कांपने लगता है। अगला क्वेश्चन है कि लेखक के पानी पानी होने का क्या कारण था? तो वही बात हुआ, जो अखबार मांग लिया था वही चीज। नेहरू जी का अखबार मांगने का जो तरीका था इससे लेखक पानी पानी हो गया। लेखक और अराफत के बीच बातचीत का मुख्य विषय क्या था? तो ये हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, भारत फिलिस्तीन संबंध, भारत और फिलिस्तीन का संबंध। क्वेश्चन नंबर 13 देखो, वे आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, कथन किसके लिए कहा गया है? तो ये कथन गांधी जी के लिए कहा गया है। यासिर अराफत इस कथन को कहते हैं। निम्नांकित में से क्या चर्चा का विषय नहीं था?
तो नेहरू जी की हवाई यात्रा जो है ये चर्चा का विषय नहीं था। लेखक और अराफात अपनी मुलाकात किसकी निंदा कर रहे थे? तो साम्राज्यवादी शक्तियों की निंदा कर रहे थे। अराफात लेखक के लिए क्या कर रहे थे? तो शहद की चाय उनको पिला रहे थे, फल छिल छिल के दे रहे थे, ठीक है। तो यहाँ पर शहद की चाय इसका आंसर हो जाएगा। लेखक किसके आतिथ्य से प्रभावित हुआ था? तो यासिर अराफत के आतिथ्य से ये प्रभावित हुए थे। गांधी, नेहरू और यासिर अराफत शीर्षक पाठ भीष्म साहनी की आत्मकथा का एक अंश है। भीष्म साहनी की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इसके आत्मकथा का नाम है आज के अतीत। क्या नाम है? आज के अतीत। गांधी, नेहरू और यासिर अराफत पाठ के द्वारा कौन सा मुद्दा उभर कर सामने आता है? तो राष्ट्रीयता, देश प्रेम, अंतर्राष्ट्रीय मैत्री, इनमें से सभी, ठीक है। वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है। यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है? तो यहाँ जो है ना, वह आपके ही नहीं हमारे भी नेता है, यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है? तो यहाँ पर थोड़ा सा मिसप्रिंट है। यहाँ पर बात हुआ है महात्मा गांधी का, ठीक है। किस नेता के बारे में बात हो रहा है? तो महात्मा गांधी के बारे में बात हो रहा है। और ये किसने बोला है? तो आप बोलेंगे यासिर अराफत। किसने कहा? ये जो कथन है किसने कहा? यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया? देखिए ये पूछा है कि यहाँ किस नेता के बारे में कहा गया है, तो आप बोलेंगे महात्मा गांधी। और ये किसने कहा है? तो आप बोलेंगे यासिर अराफत। इसको थोड़ा सा आप लोग ध्यान में रखिएगा, थोड़ा मिसप्रिंट है। आगे चलो, अगला चैप्टर हमारे स्टार्ट हो जाता है जिसका नाम है शेर पहचान चार हाथ साझा, जिसके लेखक का नाम है असगर वजाहत, ठीक है, असगर वजाहत। चलो देखो भाई, पहले शेर लघु कथा के लेखक कौन है? तो आपका असगर वजाहत। शेर किसका प्रतीक है? तो शेर जो है ये व्यवस्था का प्रतीक है, व्यवस्था। शेर के मुंह में चले जाने का क्या अभिप्राय है? कि भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होना, भ्रष्ट व्यवस्था का शिकार होना। कुत्तों का जुलूस किसके विरोध में चीख चिल्ला रहा था? तो भ्रष्ट नीतियों के विरोध में। किसके विरोध में? तो भ्रष्ट नीतियों के विरोध में। बड़ी बड़ी लाभ जीने निकली हुई थी पंक्ति का क्या आशय है? तो व्यवस्था के प्रति ललचाई हुई जीभ हो जाएगा। लेखक ने चीखकर कुत्तों को क्यों रोकने का प्रयास किया? तो व्यवस्था का शिकार होने से बचाने के लिए। शेर का अहिंसावादी और अस्तित्ववाद का समर्थक बनना किसका प्रतीक है? तो शेर का हृदय परिवर्तन होना। लोग शेर के मुंह में क्यों जाते हैं? तो प्रलोभन के कारण, यानी लोभ के कारण जाते हैं। शेर आंखें बंद किए पड़ा था कथन का क्या आशय है? इसका हो जाएगा सत्ता की आक्रमणीयता, सत्ता की आक्रमणीयता हो जाएगा। शेर अब किसका शिकार नहीं करता? तो शेर जो है अब जंगली जानवरों का शिकार नहीं करता। अगला है हमारा पहचान, इसके भी लेखक है असगर वजाहत। पहचान लघु कथा के लेखक कौन है? तो ये हो जाएगा आपका असगर वजाहत। राजा ने प्रजा को आंख बंद करने का आदेश इसलिए दिया ताकि वे प्रजा के ऊपर शोषण कर सके, अत्याचार कर सके, इसीलिए। तो दो का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। राजा ने प्रजा के कानों में पिघला हुआ शीशा डलवाने के लिए क्या तर्क दिया? तो जिंदा रहने के लिए सुनना आवश्यक है, ठीक है, जिंदा रहने के लिए सुनना आवश्यक है, इसीलिए। राजा प्रजा के कानों में पिघला हुआ शीशा क्यों डलवाना चाहता था? ताकि राजा का बात कोई ना सुने, और बात सुनेगा तभी ना विरोध करेगा, इसीलिए। ताकि कोई भी राजा का विरोध, राजा की बातों का कोई विरोध ना करे, इसीलिए, ताकि वे राजा विरोधी बातों में ना आए। प्रजा द्वारा आंखें बंद रखने का क्या परिणाम हुआ? तो वे शोषण का अनुभव न कर सके, विरोधी स्वर मुखरित नहीं हुआ, शांति का माहौल बना रहा। इनमें से सभी हो जाएगा, इनमें से सभी हो जाएगा। फिर देखो चार हाथ लघु कथा के लेखक कौन है? तो ये भी हो जाएगा हमारा असगर वजाहत। अधिक लाभ कमाने के लिए मिल मालिक के दिमाग में क्या विचार आया? तो मजदूरों के हाथ लगवाने का, ठीक है। अधिक लाभ कमाने के लिए मिल मालिक के दिमाग में क्या विचार आया? क्या विचार आया था? तो मजदूरों के 4 हाथ लगवाने का, यानी 2 हाथ तो होता ही है, इसने सोचा कि और चलो भाई 2 हाथ और लगा देते हैं। मिल के मालिक के अनुसार मजदूरों के 4 हाथ लगाने का काम कौन कर सकता है? तो इनके अनुसार ये काम कर सकता है वैज्ञानिक, इसलिए उसने वैज्ञानिक भी हायर कर लिया। मिल मालिक के दिमाग में विचित्र तरह के विचार आने का मूल अभिप्राय क्या है? तो मजदूरों के शोषण के नवीन तरीके, यानी कि मजदूरों का शोषण हो, इसका एक नया तरीका, ठीक है। 4 हाथ लघु कथा में मिल मालिक की किस प्रवृत्ति का परिचायक है? तो ये हो जाएगा शोषणग्रस्त मानसिकता, यानी ये मजदूरों का शोषण करना चाहते हैं। अगला है हमारा साझा, ये भी असगर वजाहत है के मतलब लेखक है।
साझा लघु कथा के लेखक कौन है? देखिए कभी कभार ऐसे ही पूछा जाता है कि किसी भी चैप्टर के भीतर में कितना लघु कथा है, ये सब भी आप लोग ध्यान रखिएगा। तो साझा के यहाँ पर लेखक हो जाएगा असगर वजाहत। साझा लघु कथा में निम्न में से किसे खेती के विषय में सूक्ष्म जानकारी है? तो किसान, किसान को हो जाएगा यहाँ पे किसान। हाथी किसका प्रतीक है? तो हाथी यहाँ पर प्रभुत्वशाली वर्ग का प्रतीक है, और जिसका भाई पावर है उसी के पास सब कुछ है। साझे की खेती करने के विषय में हाथी ने किसान को क्या लाभ बताया? तो खेती को जानवरों के नुकसान से बचाने का, अधिक उत्पादन का, अच्छी रखवाली का, इनमें से सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या है कि किसान ने क्या निर्णय लिया? तो किसान ने क्या निर्णय लिया कि साझे में खेती करने का। ध्यान से सुनो, इसका ये आंसर नहीं होगा, ये थोड़ा मिसप्रिंट है। 5 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा कि साझे में खेती करने का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे चलिए, क्वेश्चन 6 है कि साझा लघु कथा में प्रयुक्त शेर, चीता या फिर मगरमच्छ किसके प्रतीक है? तो किसानों के शोषण वर्ग के, किसानों के शोषण वर्ग के प्रतीक है। इसके बाद हमारा अगला चैप्टर स्टार्ट हो रहा है जिसका नाम है जहां कोई वापसी नहीं, और इसके लेखक का नाम है निर्मल वर्मा। तो देखिए, जहां कोई वापसी नहीं पाठ के जो लेखक है, लेखक का नाम क्या है? तो निर्मल वर्मा नाम है। निर्मल वर्मा को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना के लिए प्राप्त हुआ? तो कौवे और काला पानी, कौवे और काला पानी के रचना में। लेखक को विस्थापित होने से पूर्व की जिंदगी के विषय में कैसे पता चला? तो अमझर गांव आकर, अमझर गांव आकर पता चला। अमझर गांव के वातावरण में लेखक को क्या दिखाई दिया? तो स्वच्छता, पवित्रता, खुलापन, इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। लेखक को चारों ओर पानी देखकर कैसा प्रतीत होता है? तो किसी बाढ़ के पानी में सब कुछ डूब गया हो, ऐसा प्रतीत होता है। यह समूचा दृश्य इतना साफ और अजीब है। पंक्ति में लेखक ने किस दृश्य की बात कही है? तो अमझर गांव के दृश्य का इसमें बात किया गया है। हंसती मुस्कुराती हुई औरतें सड़कों पर पत्थर कूटती हुई क्यों दिखाई देंगी? तो विस्थापन के कारण, विस्थापन के कारण दिखाई देंगे। धान की रोपाई करते महिलाओं को देखकर लेखक की क्या प्रतिक्रिया होती है? तो लेखक उन्हें देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं, लेखक उन्हें देखकर अत्यंत भावुक हो जाते हैं। आधुनिक भारत के नए शरणार्थी किन्हें कहा गया है? तो औद्योगिकीकरण के कारण विस्थापित हुए लोगों को कहा गया है। भारत की संस्कृति किसमें निहित है? तो भारत देश की जो संस्कृति है गांव और उसके परिवेश में निहित है। जहां कोई वापसी नहीं पाठ के अनुसार अतीत की कथाएं कहां मौजूद रहती है? तो अतीत की जो कथाएं हैं ये मानवीय रिश्तों की अदृश्य लिपि में ये मौजूद रहती है। यूरोप में पर्यावरण संरक्षण किसे माना जाता है? तो मनुष्य और भूगोल के बीच संतुलन बनाने को यहाँ पर यूरोप में पर्यावरण संरक्षण कहा जाता है। भारतीयों के प्रकृति के साथ जुड़ाव को किसके समान मानने का भाव प्रकट हुआ है? तो सांस्कृतिक जुड़ाव इसका हो जाएगा, सांस्कृतिक जुड़ाव। लेखक के अनुसार स्वतंत्र भारत की सबसे बड़ी ट्रेजेडी क्या है? तो पश्चिम की नकल करके बनाई गई योजनाएं, मतलब जो पश्चिमी देश जो है उनका नकल करके जो भी योजना बनाया गया है उसके बारे में बात हो रहा है। विकास के लिए योजनाएं बनाते समय किसकी अनदेखी की गई? तो संस्कृति की अनदेखी की गई, संस्कृति हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है, संस्कृति हो जाएगा। लेखक के अनुसार हम किस आधार पर औद्योगिक विकास का स्वरूप बना सकते हैं? तो अपनी परंपराओं, अपनी मान्यताओं को साथ में ले चलकर। तो 16 का उत्तर ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। इसके बाद हमारा जो अगला चैप्टर है जिसका नाम है आप यहाँ पर देख सकते हो दूसरा देवदास। इसके लेखक का नाम है ममता कलिया, ठीक है, ममता कलिया दूसरा देवदास। दूसरा देवदास पाठ के लेखक कौन है? कौन है इसके लेखक? तो इसके लेखक है हमारे ममता कलिया। घंटे और घड़ियाल की आवाज से संपूर्ण वातावरण पर क्या प्रभाव पड़ता है? क्या प्रभाव पड़ता है? तो वातावरण ईश्वरमय और आनंदमय हो जाता है। मनोतियों के दिए में रखे हुए पैसों को कौन निकालने का प्रयास करता है? तो स्थानीय लड़के, स्थानीय लड़के। लेखिका ने गंगापुत्र किन्हें कहा है? तो स्थानीय गोताखोर लड़कों को बोला है। पानी पर किसकी परछाई जगमगा रही थी? तो हजारों बत्तियों वाले दीपों की, हजारों बत्तियों वाले दीपों की। हर की पौड़ी पर उपस्थित लोग किसकी सुगंध की अनुभूति करते हैं? तो अगरबत्ती चंदन की, अगरबत्ती चंदन हो जाएगा। भक्तजन आरती लेकर क्या करते हैं? तो आरती लेकर रुपये का चढ़ावा चढ़ाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो जाएगा। पुजारी द्वारा स्पेशल भक्तों से क्या करने की मांग की जाती है? तो ब्राह्मण भोज की व्यवस्था की बात, दान के लिए धन देने की बात, मिठाई के लिए धनराशि देने की बात, यानी कि इनमें से सभी हो जाएगा इसका आंसर। पुजारी द्वारा दान दक्षिणा मांगने पर श्रद्धालु विरोध क्यों नहीं करते हैं? आरती के अलौकिक परिवेश से प्रभावित होने के कारण, वातावरण की भव्यता से प्रभावित होने के कारण, दोनों हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। एक अनजान लड़की संभव के सामने किस स्थिति में सामने आई? तो कौन आई थी? पारो आई थी।
जो अभी अभी स्नान करके आई हो। तो पारो आती है जो अभी अभी स्नान करके आई थी गुलाबी कलर के ड्रेस पहनकर। पुजारी द्वारा संबंधित अनजान लड़की को क्या आशीर्वाद दिया गया कि संतान होने का आशीर्वाद दिया गया और जब भी आओ साथ आओ। ठीक है, पूतो फलो दूतो नहाओ, उस प्रकार से कोई एक डायलॉग है ना, बस उस डायलॉग को बोला गया। पुजारी के आशीर्वाद देने पर लड़की की प्रतिक्रिया क्या थी? तो इसका हो जाएगा घबराना और बिना बोले वहां से चले जाना। घबरा गई और वहां से बिना बोले चली गई। संभव को एक अनूठा अनुभव कौन सी घटना करा रही थी? तो पुजारी का गलत समझना, पुजारी का आशीर्वाद देना, लड़की का घबराकर चले जाना, इनमें से सभी। दिल्ली की भीड़ और हर की पौड़ी की भीड़ में क्या अंतर था? तो बिखराव और एक सूत्रता का उसमें अंतर था। क्वेश्चन 15 क्या है कि हर की पौड़ी की भीड़ का उद्देश्य क्या था? तो मनुष्य का कल्याण और उसकी भलाई। कोई भी स्नानार्थी किसी सैलानी आनंद में डुबकी नहीं लगा रहा था। पंक्ति का क्या आशय है? वे स्नान से अधिक स्वयं से आत्मसात हो रहे थे। इसके बाद देखिए हमारे पास जो अगला चैप्टर जिसका नाम है कूटज और इसके लेखक का नाम है हजारी प्रसाद द्विवेदी। कूटज पाठ के लेखक कौन है? तो ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। लेखक अनगिनत वृक्षों को कहाँ देखता है? तो ये देखता है शिवालिक पर्वत पर। कहाँ देखता है? शिवालिक पर्वत पर। लेखक को दिखाई देने वाले छोटे पेड़ की विशेषता क्या है? तो ये हो जाएगा चौड़े एवं पर बड़े पत्ते। ठीक है, चौड़े और बड़े पत्ते, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इसका। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर हो जाएगा। कुटज पाठ में लेखक से वृक्ष क्या पूछ रहा है? तो अपनी पहचान पूछ रहा है, अपनी पहचान हो जाएगा। लेखक ने रूप के परिचय के साथ और किसका परिचय आवश्यक माना है? तो नाम का परिचय, नाम के परिचय को यहाँ पर आवश्यक माना है। लेखक वृक्ष का नाम याद करते हुए कहाँ तक चला जाता है? तो ये चला जाता है देश और काल में दूर दूर तक ये चला जाता है। किस वृक्ष की कवियों द्वारा उपेक्षा की गई? तो ये हो जाएगा कूटज। यहाँ पर कूटज के बारे में बातचीत हो रहा है। लेखक को कूटज कहना क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि यह आनंद देता है। ठीक है, आनंद देता है इसीलिए। कूटज पाठ के अनुसार कूटज की क्या विशेषता है? तो यह उल्लासित सौंदर्य वाला है, इसकी मुस्कुराहट सुंदर है, इसमें मनोहर फूल लगते हैं। तो इनमें से सभी हो जाएगा। कूटज से क्या तात्पर्य है? तो कूटज पर जन्म लेने वाला। ठीक है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। कूटज का पौधा किसी भी परिस्थिति में पराजित न होने का संकेत देता हुआ क्या सिद्ध कर रहा है? तो अपनी विजयी जीवन शक्ति का। हजारों वर्षों से किसका नाम चला आ रहा है? तो किसका नाम चला आ रहा है? तो कूटज का। कूटज हो जाएगा। चारों ओर चल रही भयंकर लू की तुलना किससे की गई है? तो यमराज की श्वास से। कूटज की जीवनी शक्ति किससे प्रभावित नहीं होती है? तो पत्थर की कठोरता से। पत्थर की कठोरता हो जाएगा। लेखक ने दुष्टों के हृदय से भी कठोर किसे कहा है? तो पत्थर को कहा है। किसी के निकट आने पर कूटज क्या नहीं होता है? तो ये भय से अधमरा नहीं होता है। कूटज के माध्यम से लेखक ने किस पर व्यंग किया है? तो समाज के बहुत बड़े वर्ग पर इन्होंने व्यंग किया है। कूटज स्वार्थ, अंधविश्वास और भविष्य से डर कर क्या नहीं करता? तो ये नीलम धारण नहीं करता। कूटज के वृक्ष की तुलना किससे की गई है? तो राजा जनक से किया गया है। और यहाँ पर ये वाला जो पोर्शन है ये हमारा खत्म हो जाता है। आप लोग इस वीडियो को कर लीजिए और इससे पहले मैंने आप लोगों को जितना भी वीडियो दिया आप लोग हर एक वीडियो को देख लीजिए। तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू, जय हिंद।